अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम यू बैक अगेन ऑन दिस डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ जेके बास फाउंडेशन क्लासेस। तो आज मेरा बेटा हम लेके आए हैं ज्योग्राफी क्लास 10th के इम्पोर्टेंट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज। जैसा कि हमने बेटा इससे पहले दो लेक्चर्स ऑलरेडी दो अलग अलग एमसीक्यूज पे लाए हैं, पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री। इसी तरीके से हम बेटा ऑन द सेम वे we have bring another series of MCQ for geography class 10th. So let we start. चलिए बेटा, तो स्टार्ट करते हैं बेटा चैप्टर नंबर 1 से। जैसा कि हमने बाकी लेक्चर्स में भी हर एक चैप्टर से, ठीक है, एमसीक्यूज को लाया था, वैसा ही बेटा हमने यहाँ पर भी चैप्टर टू चैप्टर एमसीक्यूज लाए हैं, ठीक है, और यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। रिसोर्स एंड डेवलपमेंट जो हमारा चैप्टर नंबर 1 रहेगा, वहीं से हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को सबसे पहले डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए बेटा क्या यहाँ पर कहा गया है, 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहला जो हमारे पास क्वेश्चन बनेगा, कहा गया है अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज नेसेसरी कंडीशन फॉर डेवलपमेंट का मतलब यहाँ पर तरक्की, याद रखिएगा। डेवलपमेंट का मतलब तरक्की, डेवलपमेंट का मतलब प्रोग्रेस, डेवलपमेंट का मतलब पॉजिटिव चेंज। मेरा बेटा याद रखिएगा, पॉजिटिव चेंज के लिए, हाँ, डेवलपमेंट के लिए कौन सी चीज की जरूरत है? हर एक कंट्री को अवेलेबल रिसोर्स का होना बहुत जरूरी है, एक नेसेसरी कंडीशन है, एक नेसेसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन है, शर्त है। तो कहाँ किस कहा गया है? हमारे पास बेटा 3 इंपॉर्टेंट ऑप्शंस दिए गए, एनी कंट्री, एनी स्टेट, एनी रीजन। यहाँ पर कोई कंट्री की बात हम नहीं करेंगे, क्योंकि कंट्री खाली कंट्री एक कंट्री की बात नहीं कर रहे, हम रीजन इलाके की बात कर रहे हैं, तो स्टेट भी इसमें नहीं आएगा। हाँ, फिर कहा गया है बेटा एनी रीजन, हाँ ये सही आंसर है। तो बेटा हम सी पार्ट को सही मानते चलेंगे। किसी भी रीजन की तरक्की के लिए रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, रिसोर्सेज का होना बहुत जरूरी है। नन ऑफ दीज इसमें नहीं आएगा। दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, सम कंट्रीज कॉलोनाइज्ड अदर कंट्रीज बिकॉज ऑफ देयर, कुछ कंट्रीज ने बाकी कंट्रियों को, सम कंट्रीज कॉलोनियलाइज्ड, कुछ कंट्रियों ने कॉलोनियलाइज किया, और बहुत सारी कंट्रियों को या कुछ कंट्रियों को कॉलोनाइज्ड, सम कंट्रीज, कुछ कंट्रियों ने कॉलोनाइज किया अदर कंट्रीज, बाकी कंट्रियों को, किस वजह से, क्यों किया? ये कॉलोनियलाइज्ड क्या होता है? जब एक रिच कंट्री, रिमेंबर, जब एक पावरफुल कंट्री, जब एक रिच कंट्री, याद रखिएगा, रिच कंट्री या पावरफुल कंट्री क्या करेगी? जब एक रिच कंट्री या पावरफुल कंट्री छोटी छोटी कंट्रियों को, लेस पावरफुल कंट्रीज को क्या करेगी? उनको डिस्क्रिमिनेट करेगी, उनको डोमिनेट करेगी। तो उसे हम एग्जाम्पल देते हैं, उसे हम कहते हैं इट इज कॉलोनियलाइज्ड। और ब्रिटिश रूल को भी हम क्या कहते हैं? कॉलोनियल रूल भी कहते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट को। 1947 तक इंडिया वाज आल्सो कॉलोनी, अफ्रीका वाज आल्सो कॉलोनी। तो वहां पर रिसोर्सेज थे, इंडिया में भी रिसोर्सेज थे। तो उन रिसोर्सेज के लिए इन्हें कॉलोनियलाइज किया गया, इन्हें अपना गुलाम बनाया गया, इन पर ट्रेड बैरियर्स खड़ा किए गए, इनको अपने कब्जे में लिया गया। तो यहां पर पूछा गया है किस लिए? नेचुरल ब्यूटी के लिए नहीं, इन्हें किसी भी कंट्री को नेचुरल ब्यूटी के लिए कॉलोनियलाइज नहीं किया गया, डिस्क्रिमिनेट, एक्सप्लॉइट नहीं किया गया। मनी नहीं, किसी भी कंट्री को मनी के लिए कॉलोनियलाइज नहीं किया गया। रिच रिसोर्सेज के लिए, ये सही आंसर बनेगा। सी पार्ट हमारा यहां पर सही आंसर बनता है, सही आंसर हमारा सी पार्ट बनेगा, तो हम लिखेंगे सी पार्ट। इनमें से बेटा याद रखिएगा, सी पार्ट हमारा सही आंसर बनता है, रिच रिसोर्सेज। इंडिया के पास रिच रिसोर्सेज थे, सोने की चिड़िया इंडिया को कहा जाता था। इसीलिए इंडिया को क्या किया गया? यहां पर एलुवियल सॉइल थी, ब्लैक सॉइल थी, यहाँ पर आयरन के बड़े बड़े डिपॉजिट्स थे, कोल डिपॉजिट्स थे, यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिनकी वजह से इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था, ठीक है। बहुत रिच रिसोर्सेज थे, इसीलिए ब्रिटेन की नज़र इंडिया पे पड़ी, उसकी इंडस्ट्रीज को फीड करने के लिए रॉ मटेरियल यहाँ से बना, एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पर कह रहे हैं। तो ये एक वजह थी कि बहुत सारी कंट्रियों ने, कुछ कंट्रियों ने बाकी बहुत सारी कंट्रियों को कॉलोनी बनाया। आगे चलेंगे बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कहा गया व्हाट परसेंटेज, यहां पर बेटा क्या है मेरा जिगर? यहां पे है परसेंटेज। रिमेंबर, व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियन लैंड एरिया इज प्लेन, कितना परसेंट इंडिया का प्लेन है? तो सीधे क्वेश्चन, 40% नहीं, 41 नहीं, 42 नहीं बेटा, हाँ 43%। हमारा डी पार्ट यहां पर सही आंसर बनेगा। रिमेंबर क्वेश्चन देखिए, कहा गया है व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडिया लैंड इज प्लेन, कितना परसेंट इंडिया का प्लेन है? तो 43%
इंडिया का कौन सा है, प्लेन एरिया है, रिमेंबर प्लेन एरिया। बाकी जो हमारा 30% या 27% वो प्लेट्यूज और माउंटेन्स में है, रिमेंबर 20, हाँ वो कहाँ पर है, तो वो प्लेन्स और प्लेन्स और प्लेट्यूज में पड़ा हुआ है। चलेंगे आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है माउंटेन्स, अच्छा कितना परसेंट, ठीक है अभी हमने कहा बेटा कितना परसेंट, अब क्वेश्चन पूछा गया है माउंटेन्स कितने परसेंट है, तो इंडिया का 30%, अभी हमने सवाल जवाब दिया था बेटा 30%। याद रखिएगा आपको पाई चार्ट में दिया गया है इंडिया का 43% क्या है, इंडिया का 43% प्लेन है, हाँ 43, इंडिया का 30% क्या है, माउंटेन्स है। जब हम इंडिया की फिजियोग्राफिकल डिविजन्स के बाद उनके एरिया को सम अप करेंगे विद न्यूमेरिकली, उसके बाद बेटा आप प्लेट्यूज को देखोगे तो वहां पर प्लेट्यूज कितने बनते हैं, 27%। तो यहां पर सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा, 30% हमारा सही आंसर बनेगा। आगे चलते हैं, ठीक है हो रहा है इंशाल्लाह ताला, आपको बेटा क्लियर होता जाएगा यहां से। 30% हमारा क्या है, इंडिया का माउंटेन्स है। व्हाट परसेंट ऑफ इंडिया लैंड इज माउंटेन एरिया, 30% है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे कहा जाता है इंडिया का टोटल जियोग्राफिकल एरिया, तो बेटा याद रखिएगा इंडिया का टोटल जियोग्राफिकल एरिया 3.8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। आपकी बुक से बेटा दिया गया है सीधे लैंड यूज पैटर्न से, ऑब्जेक्टिव हमने लिया है लैंड यूज पैटर्न से, और इंडिया के पास पूरी दुनिया का 2.4% एरिया है, ठीक है पूरी दुनिया का। तो यहां पर सीधे सीधे हम चलेंगे, बी पार्ट हमारा सही आंसर बनेगा, रिमेंबर, ठीक है इंडिया का टोटल एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, इसमें वो एरिया भी आता है जो पाक ऑक्यूपाइड या याद रखिएगा जो अनसर्वेड है, इसमें वो एरिया भी काउंट किया जाता है। आगे चलेंगे बेटा, क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट परसेंटेज ऑफ जियोग्राफिकल एरिया इज डिजायर्ड फॉरेस्ट, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 मेरा बेटा आप पढ़ सकते हो, आपकी बुक पे है। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 ने कहा था कि हमारी हमारे कुल एरिया का 33% क्या होना चाहिए, फॉरेस्ट होना चाहिए, जिसे हमने डिजायर्ड फॉरेस्ट कहा था। यानी डिजायर्ड फॉरेस्ट कितना होना चाहिए, 33%, रिमेंबर 33% हमारा क्या होना चाहिए, डिजायर्ड फॉरेस्ट, डिजायर्ड फॉरेस्ट कितना होना चाहिए, 33%। तो हम भी यहां पर सवाल को सीधे सीधे जवाब देंगे, हमारा बी पार्ट यहां पर सही आंसर बनेगा 33%, 33%, ठीक है बेटा आप देख सकते हो। ए क्योंकि 23 था, सी 43 था, 53 यानी डी था, मगर बेटा बी पार्ट हमारा सही आंसर बनेगा। हम लिखेंगे एग्जाम में पार्ट बी, हाँ कितना 33%। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो पहली फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 में बनी थी उसी ने डिजायर्ड फॉरेस्ट का कहा था। और अगर हम देखेंगे इस वक्त इंडिया का फॉरेस्ट कितना है, 21.5% टू 22% बेटा इंडिया का इस वक्त मौजूदा फॉरेस्ट एरिया है, और फॉरेस्ट एरिया दिन ब दिन डिक्रीज हो रहा है, इट शुड बी रिमेंबर्ड। चलिए आगे चलेंगे बेटा, क्वेश्चन नेक्स्ट पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हाउ मेनी मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ लैंड इज डिग्रेडेड इन इंडिया। जब आप बुक खोलोगे लैंड डिग्रेडेशन का कॉन्सेप्ट आप देखोगे चैप्टर नंबर 1 से जियोग्राफी में, तो वहां पर लैंड डिग्रेडेशन का डेटा दिया गया है। उसने कहा था 150 मिलियन हेक्टेयर जो लैंड है वो इंडिया में डिग्रेडेड है, वो वाटर से है, याद रखिएगा वो वाटर से भी है, इंडस्ट्रियल एफिलेंट भी उसमें आता है, ओवरग्रेजिंग भी एक बहुत बड़ी वजह है, माइनिंग, यानी जब हम लैंड डिग्रेडेशन के रीजन देखते हैं तो उसमें ओवरग्रेजिंग आता है, रिमेंबर मेरा बेटा ओवरग्रेजिंग आता है। ओवरग्रेजिंग के बाद और एक चीज आती है, ओवरग्रेजिंग के बाद बेटा इंडस्ट्रियल एफिलेंट्स आते हैं, इंडस्ट्रियल एफिलेंट्स। उसके बाद बेटा माइनिंग, ओवर माइनिंग आती है, ओवर माइनिंग, रिमेंबर ओवर माइनिंग भी आती है। उसके बगैर भी बहुत सारी चीजें हैं, हाँ डिफॉरेस्ट्रेशन है, डिफॉरेस्ट्रेशन या बेटा ओवर इरिगेशन है, ओवर इरिगेशन। तो 140 जरा देखिए बेटा इसमें कहां पर आता है, तो डी हमारा सही आंसर बनेगा। 140 मिलियन हेक्टेयर्स इंडिया में टोटल नंबर लैंड डिग्रेडेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन रीजन, कौन सा मेन रीजन बनेगा लैंड डिग्रेडेशन का, कहां पर स्टेट्स, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में कौन सा रीजन है। तो बेटा याद रखिएगा हमने अभी कुछ रीजन बनाए जिनमें हमने ओवरग्रेजिंग एक वजह कहा, हमने डिफॉरेस्ट्रेशन भी कहा, फ्लड्स भी एक रीजन है, ओवरग्रेजिंग भी एक रीजन है। ये सारे बेटा रीजन है ओवरग्रेजिंग के, मगर कहा गया गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में, हाँ वहां पर कौन सा रीजन है। तो मेरा बेटा आप क्या करोगे, आप उस वक्त क्लिक करोगे सी पे, क्योंकि सी क्या है बेटा, ओवरग्रेजिंग। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में सबसे बड़ा लैंड डिग्रेडेशन का रीजन है
कौन सा? वो गुजरात है, वो बेटा ओवर ग्रेजिंग है। ओवर ग्रेजिंग क्या कॉन्सेप्ट है जरा देखते हैं, ठीक है, जरा बेटा चेक करते हैं ओवर ग्रेजिंग किसको कहते हैं, क्या भला है। ओवर ग्रेजिंग का मतलब क्या होता है? एक ही जगह पर जानवरों से, हाँ, कैटल से बहुत दिनों तक या बहुत टाइम तक, समय तक घास की चराई करवाई जाती है, ग्रेजिंग करवाई जाती है। कशिर पठन येले वारियास कालस घास छु एक जाए जानवर खेवान सु क्या करान, सु छु मूल तान कड़ान। तो बेटा क्या होता है, जब बहुत टाइम तक एक ही जगह पर जानवरों को घास खिलाई जाती है, अब वहां पर एक जैसी घास तो रहेगी नहीं, ये उमूमन उस वक्त होता है, ओवर ग्रेजिंग उमूमन उस वक्त होता है, या तो बेटा लैंड कॉन्फाइनड होगा, या तो एक और मसला होगा, बारिश बहुत टाइम तक नहीं गिरेगी, बारिश नहीं गिरेगी तो नई घास नहीं उभरेगी, नई घास नहीं उभरेगी तो क्या रीजन होगा, ये जो कैटल है, ये जो शीप है, ये जो गोट्स है, ये क्या करेंगे, ये क्या करेंगे बेटा, ये एक प्लांट के, जो प्लांट होगा ना, उस प्लांट के रूट्स तक खा लेते हैं, जिसकी वजह से जमीन क्या हो जाती है, बिल्कुल ओपन हो जाती है। अब उसकी पकड़ भी कमजोर हो गई, पकड़ के साथ साथ वो एक्सपोज हो गई सनलाइट को, तो लाइट भी हो जाएगी। जब बारिश होगी तो फिर क्या होगा, फिर जो ऊपर की शीट थी ना सॉइल की, वो पूरी तरीके से वॉश आउट होगी, ठीक है, पूरी शीट वॉश आउट होगी, स्प्लैश इरोजन होगा। स्प्लैश इरोजन होगा तो सबसे बड़ा नुकसान, लैंड डिग्रेड हो जाएगी, वो तो क्या कहते हैं, डेजर्ट बन जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया इन स्टेटस में ओवर ग्रेजिंग एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट लैंड डिग्रेडिंग एलिमेंट है। विच इज द मोस्ट वाइडली स्प्रेड इंपॉर्टेंट सॉइल इंडिया की क्या है? कुछ बुक्स में बेटा इंपॉर्टेंट सॉइल क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट सॉइल ब्लैक सॉइल या एलुवियल सॉइल? नहीं बेटा, एलुवियल सॉइल और ब्लैक सॉइल इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है। कौन कौन? एलुवियल और ब्लैक सॉइल। एलुवियल सॉइल एंड ब्लैक सॉइल आर वेरी इंपॉर्टेंट। रिमेंबर बेटा, कौन कौन है? ब्लैक सॉइल एंड एलुवियल सॉइल। ब्लैक सॉइल एंड एलुवियल सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट सॉइल्स में मानी जाती है, मगर इनमें से सबसे ज्यादा कौन है? एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल बेटा, ब्लैक सॉइल भी इंपॉर्टेंट है, एलुवियल सॉइल भी। एलुवियल में क्या क्या उगता है? राइस उगता है, जूट उगता है, या बेटा आप पूरा जो नॉर्दर्न प्लेन है उसमें एलुवियल सॉइल ही ज्यादातर पाई जाती है। तो हम बेटा यहाँ पर सी पर मार्क करेंगे, एलुवियल सॉइल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वाइडली स्प्रेड सॉइल, ठीक है, इंडिया में। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो नोन एज, ब्लैक सॉइल को बेटा और भी कहा जाता है, ज्योग्राफी में पूछोगे तो उसे कॉटन सॉइल भी कहा जाता है, कॉटन सॉइल, रिमेंबर इसे कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। किस सॉइल को बेटा कॉटन सॉइल कहा जाता है? ब्लैक सॉइल को कॉटन सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। रिमेंबर, ब्लैक सॉइल को किस नाम से जाना जाता है? कॉटन सॉइल के नाम से। मगर इसके बगैर एक और नाम ब्लैक सॉइल को कहा जाता है, इट इज ऑल्सो नोन एज रॉगर सॉइल। जो आपका बेटा सॉइल, जो आपका सॉइल वाला कॉन्सेप्ट है ना, सॉइल रिसोर्सेज, वहां पर आपको इसका जवाब मिलेगा ब्लैक सॉइल में। तो सी हमारा सही आंसर बनेगा। रिमेंबर, सी हमारा सही आंसर बनेगा। चलिए आगे चलते हैं। नाउ लेट वी डिस्कस द अनदर वन इज द सॉइल विच डेवलप्स इन एरियाज विद हाई टेम्परेचर। जहां पे हाई टेम्परेचर और बहुत सारा रेनफॉल होगा, वहां पे कौन सी सॉइल डेवलप होगी? तो वहां पर क्या होगा? रिमेंबर, वहां पर क्या होगा? जो सॉइल का ऊपरी हिस्सा है, ठीक है, बार बार बारिश की वजह से क्या हो जाता है, बार बार बारिश की वजह से वो जो ऊपर का हिस्सा है, गर्मी की वजह से, बारिश की वजह से वो बह जाता है नई सॉइल बनने में। इसमें लैक ऑफ ह्यूमस होता है इस सॉइल में। तो लिटरेट सॉइल हमारा सी आंसर बनेगा। रॉगल सॉइल नहीं बनती है, एलुवियल सॉइल नहीं बनती है, एरिड नहीं बनती है, लिटरेट सॉइल बनती है, लिटरेट सॉइल, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है, व्हेन द टॉप सॉइल इज वॉश्ड अवे when water flows as a sheet over large area, जब उस टॉप सॉइल जमीन की बह जाती है, वाटर फ्लो शीट हो जाता है, लार्ज बहुत सारा एरिया का जो सॉइल है वो बेटा उड़ जाती है, तो उसे हम स्लोप्स में अक्सर होता है, लार्ज एरियाज डाउन अ स्लोप इज नोन एज, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है शीट इरोजन। रिमेंबर, लैंड इरोजन नहीं कहते, वाटर इरोजन नहीं कहते हैं, हाँ इनमें से, या बेटा ये भी नहीं हमारा, तो शीट इरोजन हमारा सही आंसर बनेगा। चलिए आगे, तो क्वेश्चन पूछा गया है, रिसोर्सेज आर फंक्शन ऑफ, रिसोर्सेज किस चीज की फंक्शन है? क्या ये नेशनल एक्टिविटीज है? नहीं बेटा, ह्यूमन एक्टिविटीज है। इसको हम 2 मिनट रखेंगे और देखेंगे, बोथ एंड बी नहीं बेटा, ये डी नहीं है, तो बेटा बी हमारा सही आंसर बनेगा। रिसोर्सेज ह्यूमन एक्टिविटीज है, रिसोर्सेज को सामने लाना, रिसोर्सेज के साथ इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म करना, ये एक ह्यूमन एक्टिविटी है। हाँ,
चलिए, बायोटिक रिसोर्सेज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, बायोटिक रिसोर्सेज कहाँ से ऑब्टेन होते हैं? बायोस्टिक रिसोर्सेज बेटा बायोस्फीयर से। कहाँ से? क्या वो बायोस्फीयर से? हाँ, वो बायोस्फीयर से ऑब्टेन होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसमें हो वहां से वो ऑब्टेन होते हैं। चले आगे, चले बेटा नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, डिस्कस करते हैं। रॉक्स एंड मेटल्स आर एग्जाम्पल ऑफ, रॉक्स और मेटल किस रिसोर्स की एग्जाम्पल है? बायोटिक नहीं, बायोटिक में जान होती है। अबायोटिक, हाँ अबायोटिक रिसोर्सेज होते हैं ये। हाँ, नेचुरल रिसोर्सेज भी ये होते हैं। हाँ, मगर बेटा याद रखिएगा ये सारे बायोटिक एबायोटिक ये सारे नेचुरल, मगर बेटा ये एबायोटिक से, क्योंकि इनमें जान नहीं होती है। ठीक है, इनमें जान नहीं होती है, ये प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ये एबायोटिक है। ठीक है, एबायोटिक जिनमें जान नहीं होती है। चलिए हमारा बी पार्ट यहाँ पर सही सही आंसर जाएगा। चलिए बेटा नेक्स्ट पे चलते हैं। प्लांटेशन, pasture land, ponds, water in wells etc are some examples of plantation, pasture lands या ponds जो है या water wells में है, are some example, ये किस एग्जाम्पल, ये किसकी एग्जाम्पल है? देखिए बेटा प्लांटेशन भी एक फर्द के साथ ये बेटा पूछा गया है। ये पूछा गया है जिसे हम कहते हैं ना क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ठीक है, वहां से पूछा गया है। तो क्या ये ओनर्ड बाय गवर्नमेंट? नहीं बेटा, ये गवर्नमेंट की नहीं होती है। प्लांटेशन, पास्चर लैंड्स और पाउंड्स, वाटर वेल्स ये नहीं होते। ठीक है, रिसोर्स ओनर्ड बाय प्राइवेट? नहीं बेटा, ये प्राइवेट रिसोर्सेज नहीं है। ये सी यहाँ पर ओनर्ड बाय, ये किसी एक इंडिविजुअल के साथ बिलोंग करते हैं। रिमेंबर, ये सी हमारा यहाँ पर सही आंसर बनेगा। सी हमारा यहाँ पर सही आंसर बनेगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है रिसोर्स which are accessible to all the members, जो जिस पर सबका एक्सेस हो, वो रिसोर्सेज जिन पर सबका एक्सेस हो, तो कौन होगा? प्राइवेट ओन्ड रिसोर्सेज? नहीं, ये तो बिल्कुल ही नहीं है। रिमेंबर, ये बिल्कुल ही नहीं है, प्राइवेट ओन्ड रिसोर्सेज नहीं आएंगे। ठीक है, अच्छा पब्लिक ओन्ड रिसोर्सेज नहीं आएंगे, कम्युनिटी रिसोर्सेज इनको कहा जाता है। याद रखिएगा हमारा सी पार्ट यहाँ पर सही आंसर बनेगा। सी पार्ट, इन्हें कम्युनिटी, ये इंडिविजुअल भी नहीं होते, ये कम्युनिटी रिसोर्सेज होते हैं। जैसे बेटा मकबरा है, हाँ जैसे बेटा क्या है ग्रेव यार्ड जो है ना, ग्रेव यार्ड्स है, पार्क्स है, ये क्या होते हैं? ये कम्युनिटी रिसोर्स होते हैं जो एक कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसोर्सेज बिलोंग टू नेशनल, जो नेशन के साथ बिलोंग करते हैं उन्हें हम नेशनल रिसोर्सेज कहते हैं। तो सी हमारा सही आंसर बनेगा। यहां पर बेटा आप स्लाइड चेक कर सकते हो, वो रिसोर्सेज जो एक नेशन के साथ बिलोंग करते हैं उन्हें हम नेशनल रिसोर्सेज कहते हैं। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। रिसोर्सेज विच आर फाउंड, जो एक रीजन में पाए जाए मगर यूटिलाइज, इस्तेमाल में नहीं लाए गए हो, हाँ उन्हें हम कौन से रिसोर्स कहते हैं? उन्हें हम डेवलप्ड रिसोर्स नहीं कहते, स्टॉक भी नहीं कहते, इंटरनेशनल रिसोर्स भी नहीं कहते, उन्हें हम पोटेंशियल रिसोर्स, डी यहां पर हमारा सही आंसर बनेगा। हाँ पोटेंशियल रिसोर्स, वो रिसोर्स जो आने वाले वक्त में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, पाए जाते हैं। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। कहा जाता है रिसोर्स विच आर सर्वेड, जो सर्वे किए गए हो, हाँ क्वालिटी भी पता हो, क्वांटिटी भी उनका आप पता हो। ठीक है, और हैव बीन डिटरमाइंड फॉर, अब बस इस्तेमाल के लायक है वो। अब उन्हें कौन से रिसोर्सेज, क्योंकि उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी पता है, तो बेटा पोटेंशियल तो वो नहीं होंगे क्योंकि वो रीजन में पहले, ये पहला दर्जा। ठीक है, तो ऐसे रिसोर्स को डेवलप्ड रिसोर्सेज कहते हैं, स्टॉक भी नहीं कहते, इंटरनेशनल रिसोर्सेज भी नहीं कहते। तो पार्ट भी हमारा सही सही आंसर जाएगा, पार्ट भी। ठीक है, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा यही से है। फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट, फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट कब हुआ था? ये रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था। ठीक है, ये हुआ था बेटा जून 1992 में, अगस्त में नहीं, ये 1992 में ही हुआ था 90, बट अगस्त 1992 में नहीं हुआ था, जून 1992 में हुआ था। डी पार्ट हमारा सही आंसर बनेगा। चले आगे, ये बेटा कहा गया है, डू एज डायरेक्ट से क्वेश्चन पूछा गया है। टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज, ये बेटा है हमने अभी पढ़ा था 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। रिमेंबर कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये बेटा इंडिया का क्या है? जियोग्राफिकल एरिया है। चले आगे डिस्कस, चले बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। चलिए यहां से अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है बेटा। ठीक है, हमारा जो चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर। यहाँ से बेटा हम अब एग्रीकल्चर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिफाइन करने जा रहे हैं। याद रखिएगा चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर, क्योंकि चैप्टर नंबर 3
नहीं है, चैप्टर नंबर 4 भी आपके एग्जाम में नहीं आएगा। चैप्टर नंबर 2 एंड 3, चैप्टर नंबर 2 एंड 3, ठीक है, यानी वाइल्ड लाइफ और बेटा वाटर रिसोर्सेज, ये नहीं आएगा, ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो एग्रीकल्चर आपसे पूछा जाएगा स्टेट बोर्ड में। तो यहीं पर हम चैप्टर नंबर 4 से अब डिस्कस करेंगे। तो सीधे सीधे बेटा कहा गया है, पहला क्वेश्चन, ब्लैक सॉइल इज आइडियल फॉर ग्रोइंग, किस चीज को उगाने के लिए बेहतरीन है, जरा बताइए। तो ब्लैक सॉइल बेटा हाँ आइडियल है किसके लिए, कॉटन के लिए, रिमेंबर किसके लिए, कॉटन के लिए, बेहतरीन मिट्टी मानी जाती है कॉटन के लिए। आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं। कहा गया डैश इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन, वर्ल्ड का सबसे ज्यादा शुगर केन प्रोड्यूस करने वाला कौन सा मुल्क है। हाँ तो बेटा याद रखिएगा, पहले ब्राजील था, क्यूबा भी उस लिस्ट में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स में आते हैं, बट ये दो कंट्रीज पहले एक दूसरे आगे, पहले दूसरे, पहले दूसरा, दूसरा पहला, ऐसा ही चलता है। तो इंडिया पिछली बार बेटा इस बार बाजी मार गया, और इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन, और शुगर केन कैश क्रॉप्स में भी गिना जाता है, ठीक है। सो इन दीज क्वेश्चंस यू कैन गो थ्रू द बुक ऑल्सो, जो एनसीईआरटी कहती है, आपकी बुक कहती है, आप वही फॉलो करोगे, क्योंकि अभी बेटा सर्वेज भी इंटरनेट पर कंटिन्यूसली आती है, तो आप वहां नहीं, आप अपनी बुक को खाली फॉलो करोगे, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कहा गया है जलपाईगुड़ी, ये बेटा मेजर टी प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट है, कहां पर है इंडिया में, ये बेटा वेस्ट बंगाल का स्टेट, वेस्ट बंगाल का डिस्ट्रिक्ट है। कर्नाटक का भी नहीं है, आसाम का भी नहीं है, इवन आसाम भी बहुत अच्छी टी कल्टिवेशन करता है, तमिलनाडु भी नहीं, रिमेंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अरबिका वैरायटी ऑफ कॉफी इज ग्रोन इन इंडिया, सही है, अरबिका वैरायटी उगाई जाती है इंडिया में कॉफी की। इट वाज इनिशियली ब्रॉट फ्रॉम, ये कहां से लाई गई थी, ये बेटा यमन से लाई गई थी, ईरान से नहीं, इराक से नहीं, सीरिया से नहीं, ये यमन से लाई गई थी। तो डी हमारा यहां पर आंसर बनेगा, ठीक है। कॉफी एक बेवरेज क्रॉप है, टी भी एक बेवरेज क्रॉप है, टी एंड कॉफी इज अ बेवरेज क्रॉप। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा डिस्कस करते हैं। कहा गया रबर इज एन इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल, सही है, इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है। इट इज मेनली ये केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान निकोबार आइलैंड्स में उगाया जाता है, और गारो हिल्स में भी। अच्छा आप बताइए और कहाँ पे, गारो हिल्स कहाँ पे पड़ती है, ये मेघालय बेटा है, यानी जहाँ पे अच्छी खासी बारिश पड़ती है, अच्छी खासी बारिश जहाँ पे होती है ना, रिमेंबर जहाँ पे अच्छी खासी बारिश हो, एक अच्छी खासी एक अच्छा खासा ह्यूमिड क्लाइमेट हो, वहाँ पर ये उगाई जाती है, कौन सा, वहाँ पे रबर उगाया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए बेटा याद रखिएगा, मेघालय ऐसा एनवायरमेंट क्या करता है, एक्सपीरियंस करता है, दैट वाई बेटा, यानी गारो हिल्स मेघालय में पड़ती है। चले आगे डिस्कस करते हैं बेटा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्क वॉर्म, जो सिल्क वॉर्म्स, रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर इज नोन एज, अच्छा सिल्क वॉर्म रियरिंग को क्या कहा जाता है, सेरीकल्चर कहा जाता है, हाँ बेटा उसे सेरीकल्चर कहा जाता है, एपीकल्चर नहीं। फ्लोरिकल्चर फूलबानी को कहते हैं, हाँ एपीकल्चर किसको कहते हैं, शाबाश, टेल मी, आप बेटा कमेंट में बताइए। चलिए हाँ मुझे बताइए, और बेटा याद रखिएगा फ्लोरिकल्चर, चलो ये मैं एक बता देता हूँ, फ्लोरिकल्चर किसको कहते हैं, फ्लोरिकल्चर मीन्स रियरिंग ऑफ फ्लावर्स। नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट है, भूदान ग्रामदान एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट मूवमेंट थी, आज़ादी के बाद विनोबा भावे ने स्टार्ट की थी, गांधी जी के जो डिसिपल थे, ठीक है, तो उन्होंने स्टार्ट की थी भूदान ग्रामदान, एक इंपॉर्टेंट मूवमेंट था, ब्लडलेस रेवोल्यूशन इसको कहा जाता है, ठीक है। अब ये जवाहरलाल नेहरू तो नहीं स्टार्ट की थी, महात्मा गांधी ने खुद नहीं स्टार्ट की थी, सरदार पटेल ने भी नहीं की थी, विनोबा भावे बेटा, विनोबा भावे सही आंसर है, बी पार्ट हमारा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है विच और इज द मोस्ट, यानी बेटा अब हम आ गए हैं मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज पर, मिनरल और एनर्जी रिसोर्सेज पर हम आ गए हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 हमारा है बेटा, वहां से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की बात करते, कहा गया है विच और इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल, कौन सा और मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल, कहा गया है विच और इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल
आयरन ओर, इंडस्ट्रियल आयरन ओर, इंडस्ट्रियल आयरन ओर। हाँ, टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, जब हम क्वांटिटी की बात करते हैं तो बेटा यहाँ पर बात होगी मैग्नेटाइट और हेमेटाइट दोनों ही को क्या है, दोनों ही ओर है, आयरन ओर है। हाँ, यानी बेटा ये दो तो कट हो जाते हैं, बी और सी कट हो जाते हैं। मैग्नेटाइट में कम क्वांटिटी ऑफ आयरन पाया जाता है, हेमेटाइट में ज़्यादा पाया जाता है। तो बेटा इंडस्ट्रियल ओर कौन बनेगा, हेमेटाइट। तो हमारा आंसर कौन बनेगा, डी हमारा सही आंसर बनेगा। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द वेन्स एंड लोड्स। इनमें से कौन सा मिनरल वेन्स और लोड्स से नहीं, वेन्स और लोड्स किसकी वजह से बनते हैं, रिमेंबर वो किसकी वजह से बनते हैं, उसमें मैग्मा आ जाता है। तो बेटा मैग्मा कहाँ से जुड़ेगा, मैग्मा जुड़ेगा इग्नियस रॉक से, ठीक है, याद रखिएगा वो कहाँ से जुड़ेगा, इग्नियस रॉक से। वो लावा और मैग्मा जिसे हम कहते हैं, ठीक है, इग्नियस रॉक्स के साथ जुड़े हुई दो और टर्म्स है, आप लावा कहिए, ठीक है, लावा या मैग्मा, ठीक है, लावा मैग्मा, ठीक है, इग्नियस के साथ। अब इग्नियस के साथ ही इसी के साथ जुड़ा हुआ है वेन्स एंड लोड्स, ठीक है। तो वहां पर दरारों में पाई जाने वाले, कर्वेक्स में पाए जाने वाला जो मटेरियल होगा वो कौन सा मिनरल होगा, टिन वहां पे पाया जाएगा, जिंक, क्योंकि प्राइमरी रॉक में ये दोनों मेटालिक मिनरल ज़्यादातर पाए जाते हैं, लीड भी पाया जाएगा, यानी जिप्सम जो डी है ना ये नहीं पाया जाएगा। तो डी हमारा सही आंसर बनेगा, क्योंकि इसने वही कहा है नॉट ऑब्टेन्ड, हासिल नहीं किया जाता है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। कहा गया ऑब्टेन, एल्युमिनियम ऑब्टेन किया जाता है, एल्युमिनियम ऑब्टेन किया जाता है मैग्नीज से नहीं, कॉपर से नहीं, लाइमस्टोन से नहीं, बॉक्साइट से। याद रखिएगा ए हमारा सही आंसर बनेगा, ए पार्ट इज द राइट आंसर हियर। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कहा गया कोदरमा इन झारखंड इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल। कोदरमा जो है ना ये झारखंड में है, हाँ, झारखंड लीडिंग प्रोड्यूसर है किस चीज का, बॉक्साइट का नहीं, माइका का, हाँ बेटा, आयरन ओर का भी नहीं और कॉपर का नहीं। इंडिया में बहुत अच्छा कॉपर, इंडिया इज नॉट अ गुड प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर। सो बेटा बी हमारा सही आंसर बनेगा। चलिए आगे नेक्स्ट डिस्कस करते हैं बेटा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जली डिराइव्ड फ्रॉम ओशन वाटर। कौन सी चीज ओशन वाटर से यहाँ पर हासिल की जाती है, क्या बेटा बॉक्साइट, नहीं, ये तो बेटा ये तो माइनिंग से हासिल होता है। गोल्ड नहीं, माइका भी नहीं, ठीक है, तो कौन, मैग्नीशियम। रिमेंबर पार्ट बी यहाँ पर हमारा सही आंसर बनेगा, बी पार्ट, मैग्नीशियम ओशन वाटर से हासिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज नोन एज लिग्नाइट डिपॉजिट। किस जगह को लिग्नाइट डिपॉजिट कहा जाता है, खेतरी को, निवेली को, हाँ, बिलादला को या बोकारो को, नहीं बेटा बी पार्ट है ये, निवेली है, निवेली, ठीक है, बी पार्ट निवेली है बेटा, बी पार्ट हमारा सही आंसर बनेगा। चलिए नेक्स्ट इसी चैप्टर से विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट ट्रू अबाउट कॉपर। कॉपर का कौन सा फीचर यहाँ पर सही नहीं है, इंडिया इज डिफिशिएंट इन द रिजर्व्स एंड प्रोडक्शन ऑफ कॉपर, ये वाला स्टेटमेंट सही है। इंडिया के पास, इंडिया इज नॉट अ गुड प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर, ठीक है, अच्छी माइंस इसके पास नहीं है। इट इज रिलायबल, डक्टाइल एंड गुड कंडक्टर, ये भी सही है, हाँ, यानी बेटा ये भी कॉपर से रिलेटेड ये स्टेटमेंट भी सही है। फिर कहा गया इट इज अ फेरस ओर, यस इट इज अ फेरस, इट इज नॉट, इट इज अ फेरस ओर, रिमेंबर फेरस नॉन फेरस। चलिए आगे, फिर क्या कहें, इट इज मेनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल केबल्स, इससे इलेक्ट्रिकल केबल्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बनाए जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी इसने कहा था नॉट, तो बेटा इनमें ये वाला सही नहीं था, ये नॉन फेरस में आता है। कॉपर किस में आता है, नॉन फेरस में, ठीक है, इट इज नॉट फेरस, इट इज अ नॉन फेरस, रिमेंबर, हाँ, ये इसने इसलिए कहा है इट इज अ फेरस और, ये फेरस और नहीं है, तो सी हमारा सही आंसर बनेगा, सी पार्ट, क्योंकि कॉपर हमारे पास दो तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं, एक फेरस एक नॉन फेरस, ठीक है, एक फेरस एक नॉन फेरस, यानी जिनमें आयरन, फेरस जिनमें आयरन कंटेंट ज्यादा हो, जैसे मैग्नीज और आयरन और बेटा वो दूसरा ग्रुप जो है वो नॉन फेरस का है, जैसे कॉपर है, ठीक है, कॉपर भी उनमें या बेटा एल्युमिनियम है। चलिए आगे नेक्स्ट पर बेटा आगे चलते हैं, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनियम और एग्जांपल, गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनियम एग्जांपल है, हाँ, फेरस का अभी हमने कहा फेरस कौन से होते हैं, प्रीशियस का। अब प्रीशियस को डिस्कस करना जरूरी है हमारे पास बेटा, जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल देखते हैं ना, रिमेंबर क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल, तो हम कहते हैं चार ग्रुप्स में हम मिनरल को डिवाइड करते हैं। कितने ग्रुप्स में, चार ग्रुप्स में। सबसे पहले हमारे पास कौन आता है,
शाबाश एनीबॉडी, मेटालिक, हाँ सबसे पहले हमारे पास कौन आएगा, मेटालिक, ठीक है। मेटालिक मिनरल्स आएंगे, जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स करेंगे ना तो हमारे पास 4 ग्रुप आएंगे, मेटालिक मिनरल, नॉन मेटालिक मिनरल, नॉन मेटालिक मिनरल, तीसरे ग्रुप पे आएगा प्रीशियस मिनरल, और चौथे पे आएगा एनर्जी मिनरल्स, एनर्जी मिनरल्स। इनको डिस्कस करना यहाँ पर जरूरी है बेटा। हाँ अब जरा देखिए मेटालिक में कौन आएगा, फेरस, नॉन फेरस, फेरस, नॉन फेरस। जिनमें आयरन कंटेंट ज्यादा होगा फेरस होंगे, जिनमें आयरन कंटेंट कम होगा बिल्कुल 30% से कम नॉन फेरस आएंगे। हाँ उनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कम होगी। तो बेटा नॉन मेटालिक में क्या आएगा, जिप्सम आएगा, लाइमस्टोन आएगा। हाँ चलिए बेटा, या मार्बल रॉक आएगा, माइका आएगा। फिर बेटा प्रीशियस मिनरल में देखेंगे कौन कौन आएगा, गोल्ड आएगा सबसे पहले नंबर पर, सिल्वर आएगा, आपका कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो जाना चाहिए, और बेटा प्लेटिनम आएगा, रिमेंबर, ठीक है। एनर्जी मिनरल में क्या आएगा, पेट्रोकेमिकल्स आएंगे, फॉसिल फ्यूल्स आएंगे, हाँ कोल आएगा, ठीक है। तो वो किस में आएंगे, एनर्जी मिनरल्स, वो बेटा या सीएनजी आएगा, वो किस में आएगा, वो एनर्जी मिनरल्स में आएगा। तो आप अपनी बुक को भी बेटा कंसल्ट कर सकते हो, आपके चैप्टर का जो आपका चैप्टर पहला ही एनर्जी एंड मिनरल रिसोर्स जो आपका चैप्टर है, वहां पर जब आप पहला ही पेज खोलोगे, पहला दूसरा पेज, वहां पर बिल्कुल बाज़ाब्ता तौर पर टेबल दिया गया है क्लासिफिकेशन का, तो देख सकते हो। तो अब मुझे आप खुद ही बताइए किस लिस्ट में आता है, प्रीशियस, गोल्ड, सिल्वर। तो हमारा बी यहाँ पर सही आंसर बनेगा। चलिए हो गया क्लियर, हाँ हो रहा है इंशाल्लाह ताला, you are getting each and everything। चलिए बेटा, which one of the following state is the largest producer of copper in India? इनमें से कौन सी स्टेट सबसे ज्यादा कॉपर, which state is the largest, सबसे ज्यादा कॉपर प्रोड्यूस इंडिया में करती है। अब इंडिया में जितने भी हैं तो बेटा ओडिशा नहीं है, कर्नाटका नहीं है, मध्य प्रदेश सही आंसर बनेगा, गुजरात में भी नहीं, सी आंसर हमारा सही बनेगा। रिमेंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, कहा गया which of the following is the oldest oil producing? तो बेटा वो आसाम है, आसाम, दिग्बॉय याद रखिएगा, दिग्बॉय बुक ने इसको डिस्कस नहीं किया। दिग्बॉय 1952 पहली ऑयल रिफाइनरी, पहली ऑयल रिफाइनरी बेटा यहाँ पर इस्टेब्लिश हुई थी आजादी के बाद, तो इस लिहाज से याद रखिएगा। तो सबसे पहली जो ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट थी ओल्डेस्ट, वो आसाम ही थी। रिमेंबर, तो इस पे आप क्या करोगे, इस पे आप क्लिक करोगे तो सी आपका सही आंसर बनेगा। रिमेंबर 9। चले आगे 39 पूछा गया है, मैग्नेटाइट इज द फाइनेस्ट आयरन ओर, हाँ विद हैवी, वही से आंसर बताया इसने कि मैग्नेटाइट सबसे बेहतरीन आयरन ओर है, विद वेरी हाई कंटेंट ऑफ आयरन, अप टू कितना, सबसे ज्यादा 70% तक, 50 नहीं। जब बेटा बहुत है तो मैंने इससे पहले कहा था हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ठीक है। इंडिया में हेमेटाइट बहुत अच्छी क्वालिटी में पाया जाता है, ज्यादा पाया जाता है, मैग्नेटाइट कम पाया जाता है, ठीक है। तो आप याद रखोगे बेटा 70%, ठीक है। चले आगे, सी भी, बी भी नहीं, सी भी नहीं और डी भी नहीं। चले आगे, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, which out of the following is a mineral based industry? Which out of the following is a mineral based industry? इनमें कौन mineral based industry है? शुगर, टी, कॉटन, पेट्रोकेमिकल, इनमें से कौन है? शुगर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, रिमेंबर कौन सी है, एग्रो बेस्ड। टी भी एग्रो बेस्ड से आएगी, कॉटन भी एग्रो बेस्ड आएगी, तो पेट्रोकेमिकल कौन होगी, ये मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री होगी, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री होगी। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, मिनरल और एनर्जी से ही Which of the following area has most of the integrated? किस एरिया में मोस्ट सबसे ज्यादा इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स है? ऐसे प्लांट्स जहां पर पिन से लेकर आपकी गाड़ी तक तैयार होती है, जो मेल्टिंग भी करते हैं, जो बेटा बनाते भी है, रॉ मटेरियल से प्रोसेस भी करते हैं, ठीक है। तो क्या मालवा प्लेट्यूज नहीं, बुंदेलखंड में भी नहीं है, मेघालय प्लेट्यूज में नहीं है बेटा, छोटा नागपुर एरिया है जहां पर सबसे ज्यादा इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स इंडिया में पाए जाते हैं। चलिए, which of the following area has most of the integrated steel plants in India? इनमें से फिर से एक बार बेटा यही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। अभी हमने किया डी, इसका सही आंसर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट, सही है, एंड जूट गुड्स एट सेकंड प्लेस एज एन एग्जांपल एन एक्सपोर्टर आफ्टर, किसके बाद? ये बेटा बांग्लादेश, बांग्लादेश सबसे ज्यादा जूट और रॉ जूट और जूट गुड्स प्रोड्यूस करता है, तो उसके बाद कौन आता है? बांग्लादेशी आता है। चलिए ये बेटा कहाँ से क्वेश्चन बना है? ये बेटा बना है हमारा चैप्टर नंबर जो 5 है, वहां से एक क्वेश्चन बना है, ठीक है। इससे पहले भी लिसन 1 सेकेंड, ये क्वेश्चन बेटा बना है हमारा कहाँ से?
ये बना है चैप्टर नंबर, रिमेंबर ये बना है हमारा चैप्टर नंबर 6, ये वाला क्वेश्चन कहाँ से, चैप्टर नंबर 6 से, चैप्टर नंबर 6 से, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। चलिए, नाउ moving to the another, which country has the largest installed capacity of spindles in the world? Which country सबसे ज्यादा जो installed कैपेसिटी स्पिंडल्स की है वर्ल्ड में, वो किसके पास है? जापान के पास नहीं है, फिलीपाइंस के पास नहीं है, इंडिया भी लीडिंग में आता है, बट इसने कहा लार्जेस्ट, तो बेटा वो चाइना है। रिमेंबर, चाइना वो सबसे बड़ी कंट्री है जिसके पास जिसके पास इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ स्पिंडल्स है वर्ल्ड में। इंडिया के पास इसके बाद बेटा इंडिया आता है, ठीक है। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा पूछा गया है, विच आर द टू मेन प्राइम फैक्टर्स, पूछा गया है 2 प्राइम फैक्टर्स फॉर द लोकेशन ऑफ एल्युमिनियम इंडस्ट्री। ये बेटा अगेन चैप्टर नंबर 6 से क्वेश्चन है, विच आर द 2 प्राइम फैक्टर्स, 2 प्राइम फैक्टर्स लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री से बेटा है, एल्युमिनियम इंडस्ट्री के लिए 2 प्राइम फैक्टर्स, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कौन कौन है? मार्केट एंड चीप लेबर नहीं, फिर बेटा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क और अनलिमिटेड वाटर सप्लाई नहीं, फिर बेटा रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इसके लिए बहुत जरूरी है, एंड एश्योर्ड सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। ये सही आंसर है, डी भी नहीं है, तो सी पार्ट हमारा सही आंसर यहाँ पर बनेगा। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पूछा गया है बेटा, नाउ लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। इसके बगैर आपको चैप्टर नंबर 4 से चैप्टर नंबर 5 से बेटा 2 क्वेश्चन और 6 से 2 और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वो है रिगार्डेड कॉटन एंड टेक्सटाइल, कॉटन और जूट, जो हमने हिस्ट्री में भी डिस्कस किए हैं, ठीक है, वो हमने डिस्कस हिस्ट्री में किए हैं, इसीलिए बेटा कॉटन इंडस्ट्री कब स्टैब्लिश हुई थी या इसके बगैर जूट इंडस्ट्री कब स्टैब्लिश की थी, वो हमने हिस्ट्री वाले चैप्टर में, हिस्ट्री वाले एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन से में डिस्कस किए थे। इसलिए बेटा हमने मुनासिब नहीं समझा यहाँ पर हम फिर से रिपीट करें, क्योंकि आपका टाइम इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, लास्ट चैप्टर जो एक लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी है, यहाँ से हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। हाँ, अब कुछ बच्चे हमें पूछेंगे कि सर यहाँ से तो मैप खाली पूछा जाएगा। मेरा बच्चा, यहाँ से एक एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो हमारा काम क्या है? हमारा काम, हमारे ऊपर यही रेस्पॉन्सिबिलिटी है, यही फ़र्ज़ है कि हम हर एक चीज़ की प्रैक्टिस आपको करवाएं, ठीक है। जब हम मुकम्मल तैयार होंगे तो कोई हमें डर नहीं है, जहाँ से भी एग्जामिनर पूछे, ठीक। चले तो डिस्कस करते हैं बेटा। कहा गया ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कनेक्टिंग सिलचार इन डैश एंड पोरबंदर इन गुजरात आर पार्ट ऑफ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। ये पार्ट ऑफ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे है। बताइए कहाँ पर, सिलचार कहाँ पे है बेटा? ये अरुणाचल में नहीं है, मणिपुर में नहीं है, सिक्किम में नहीं, ये आसाम में पड़ता है, ठीक है। तो ए हमारा सही आंसर यहाँ पर बनेगा। चलिए डिस्कस करते हैं। द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ सुपर हाईवे इज टू रिड्यूस द टाइम। सुपर हाईवे का काम क्या है? टाइम को बचाना, डिस्टेंस को कम टाइम में कवर करना और मेगा सिटीज को आपस में जोड़ना। दीज हाईवे प्रोजेक्ट आर बीइंग इंप्लीमेंटेड बाय, ये कौन इंप्लीमेंट करता है? तो बेटा सिंपल सी बात है, NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उसका काम होता है इंडिया में हाईवेज वगैरह बनाना, सड़कों का काम देखना, नेशनल हाईवे, ठीक है। तो देखिए बेटा, स्टेट हाईवे का काम ये नहीं है, तो क्योंकि फिर तो इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट हो जाएंगे। हाँ, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का काम नहीं है, या बेटा ये सारे नहीं है, खाली ए पार्ट है। ए पार्ट हमारा यहाँ पर सही आंसर बनेगा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा डिस्कस करते हैं। द हिस्टोरिकल शेरशाह सूरी मार्ग इज कॉल्ड नेशनल हाईवे नंबर 1। जो हिस्टोरिकल शेरशाह सूरी मार्ग है उसे क्या कहा जाता है? नेशनल हाईवे। बिटवीन दिल्ली एंड, वो दिल्ली से कहां तक जाता है? जालंधर नहीं जाता है, चंडीगढ़ नहीं जाता है, लुधियाना नहीं जाता है, ये अमृतसर तक जाता है, ठीक है। तो बेटा हमारा डी पार्ट सही आंसर यहां तक बनेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, रोड लिंकिंग अ स्टेट कैपिटल विद डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट। रोड लिंक करते हैं स्टेट कैपिटल्स को डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के, इसमें क्या कहा जाता है? जो इंटर स्टेट, जो विद इन स्टेट होगी ना, और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स को, जो एक स्टेट है, रिमेंबर स्टेट में अलग अलग हेडक्वार्टर्स हैं, उनको आपस में जोड़ने वाली सड़कें कहलाती है स्टेट हाईवेज, ठीक है। स्टेट हाईवे जो स्टेट को आपस में जोड़ती है, ठीक। और बेटा जो स्टेट टू स्टेट जाएगी, पूरे एक कंट्री को आपस में जोड़ने, नेशनल हाईवे कहेंगे, ठीक है। अब जो डिस्ट्रिक्ट में खास जगहों को जोड़ेंगे, डिस्ट्रिक्ट वेज कहलाएगी, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट। चलिए, तो क्या कहा गया? नेशनल हाईवे नहीं है, स्टेट हाईवेज कहलाएगी, एक्सप्रेस हाईवे भी नहीं और सुपर हाईवे भी नहीं। बी पार्ट यहाँ पर सही आंसर बनेगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, डिस्ट्रिक्ट रोड्स कनेक्टिंग द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। डिस्ट्रिक्ट रोड्स हमने अभी कहा, डिस्ट्रिक्ट रोड्स ये कनेक्ट करते हैं हेडक्वार्टर्स को विद अदर बाकी जगहों से। दीज रोड्स आर मेंटेन्ड बाय, इनको कौन देखता है? इनमें जिला परिषद, सेंट्रल विलेज पंचायत नहीं देखती है, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं देखती है, स्टेट गवर्नमेंट का काम इनको देखना होता है, बट छोटे लेवल पर बात की गई तो जिला परिषद, ठीक है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो गवर्नमेंट होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो अथॉरिटी होती है, उनका काम होता है। ए पार्ट यहाँ पर सही आंसर बनेगा। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश, यहाँ पर बेटा डैश है सबसे पहले। हाँ यहाँ पर इज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग विच कंस्ट्रक्ट्स, अंडरटेकिंग, हाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग विच कंस्ट्रक्ट्स एंड मेंटेनिंग, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो गवर्नमेंट के अंडर काम करती है एंड मेंटेन्स रोड्स, वो रोड्स और बॉर्डर को मेंटेन करती है एक कंट्री की, उन्हें क्या कहा जाता है? पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट नहीं, बॉर्डर रोड का काम अलग है, उसे हम BRO कहते हैं। याद रखिएगा, सीधे सीधे मैं जवाब दूंगा, BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ये गवर्नमेंट की एक ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, ठीक है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी भी नहीं आती है बेटा इसमें, और ये डी भी इसका आंसर नहीं है, तो बी हमारा सही आंसर बनेगा, बी हमारा सही आंसर बनेगा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स constitutes dash of the total commodities imported to India। इंपोर्ट जो है कमोडिटीज इंपोर्ट होती है, ठीक है, तो उनका टोटल कितना? 5.2% नहीं, ठीक है, क्योंकि इंडिया डिपेंडेंट है ना पेट्रोलियम और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर। 9.4% नहीं, 2.7% नहीं बेटा, 28.6%, ठीक। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, द लेंथ ऑफ रोड पर डैश ऑफ एरिया इज नोन एज द डेंसिटी ऑफ रोड्स। डेंसिटी ऑफ रोड्स को हम कैसे समझते हैं बेटा? याद रखिएगा, 500 स्क्वायर किलोमीटर नहीं, 200 स्क्वायर किलोमीटर नहीं, 300 स्क्वायर किलोमीटर नहीं, 100 स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से एक 100 स्क्वायर किलोमीटर में कितने रोड्स हैं उसे हम रोड डेंसिटी समझते हैं, उसी हिसाब से बेटा समझते हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 7 से ये क्वेश्चन पूछा गया था, पार्ट ए इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, डेंसिटी ऑफ ऑल रोड वेरीज फ्रॉम ओनली 12.14 किलोमीटर इन जम्मू एंड कश्मीर टू 517.77 किलोमीटर इन डैश एज ऑफ 31 मार्च 2011 तक की सर्वे, जहां पर बेटा हम देखते हैं कि वैरी करती है 12.14 किलोमीटर से जम्मू कश्मीर में 517.77 किलोमीटर तक डैश एज कब तक? 31 मार्च 2011 तक, यानी कश्मीर से कन्याकुमारी तक। तो बेटा कश्मीर से कन्याकुमारी जरा देखते हैं, आंध्र प्रदेश तो फिर नहीं आएगा, ठीक है, कर्नाटका भी नहीं आएगा, महाराष्ट्र भी नहीं आएगा, तो कश्मीर यहाँ से, ठीक है, जम्मू कश्मीर, फिर लिया गया है किस एक सिटी तक? तो बेटा केरला, कश्मीर से कन्याकुमारी, ठीक है, तो बेटा डी हमारा सही आंसर बनेगा, केरला तक, डी। चले आगे नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, डैश इज द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन इंडिया। इनमें से कौन सी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग PSUs कहलाते हैं, PSUs 9th में पढ़ा होगा। पब्लिक सेक्टर वो इदारे जो गवर्नमेंट के अंदर है, जिन्हें गवर्नमेंट चलाती है, ठीक है, वो ये मुनाफा बख्श सेक्टर्स होते हैं, वेलफेयर के लिए बने होते हैं, याद रखिएगा। तो बेटा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ये भी है, ठीक है, बट हमने कहा है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग PSU है। हाँ, डिपार्टमेंट स्टील अथॉरिटी, इसको भी बेटा रखेंगे पब्लिक सेक्टर। लिमिटेड अलग है, ये लिमिटेड है, ठीक है, ये भी बेटा पब्लिक सेक्टर कंपनी ही है। ये NTPC, ये भी पब्लिक सेक्टर। तो बेटा इंडियन रेलवेज, क्योंकि याद रखिएगा ये पब्लिक PSU है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, ठीक है, यहाँ पर आप याद रखिएगा, सिंपल आंसर। नेशनल हाईवे अथॉरिटी PSU नहीं है, ठीक है, स्टील अथॉरिटी PSU नहीं है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन PSU पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग नहीं है, ठीक है। ये लार्जेस्ट, सॉरी, ये बेटा सबके सब PSUs, बट इसने कहा है इज द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, सॉरी, हाँ क्या कहा है, फिर से एक बार बेटा सुनिएगा, सॉरी यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन हुआ था। नेशनल हाईवे अथॉरिटी गवर्नमेंट के अंडर आती है, ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड पब्लिक सेक्टर कंपनी है, ठीक है, बट फिर कहा गया नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ये भी बेटा एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है, ठीक है, मगर इनमें सबसे बड़ा जो पब्लिक सेक्टर कंपनी है ना, PSU है, वो बेटा इंडियन रेलवेज है, ठीक है, वरना ये सारी पब्लिक सेक्टर्स ही है PSU से, मगर सबसे बड़ा PSU कौन है? वो बेटा कौन है? इट इज अ रेलवे, इंडियन रेलवे। चले आगे, तो डी पार्ट हमारा यहाँ पर सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट ट्रेन इन इंडिया स्टीमड ऑफ फ्रॉम, कहां से कहां पहली स्टीमर ट्रेन चली थी, ठीक है, 1853
सिटी में, कवरिंग डिस्टेंस ऑफ 34 किलोमीटर, जिसने 34 किलोमीटर निकाले थे। तो बेटा वो कहाँ, दिल्ली से मुंबई नहीं, तब तो रोड ही नहीं, तब तो बना ही नहीं था। दिल्ली के लखनऊ नहीं, मुंबई से सूरत नहीं, ये बेटा चली थी मुंबई से थाने तक। कब चली थी? 1853 में चली थी पहली ट्रेन, स्टीमर ट्रेन। हाँ, और बेटा 34 किलोमीटर का सफर इसने काटा था। ये बेटा मुंबई थाने चली थी। चलिए हाँ आगे चलेंगे। डैश पोर्ट वाज द फर्स्ट पोर्ट डेवलप्ड सून आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद ये पोर्ट सबसे पहले डेवलप किया गया था टू ईज, ताकि बेटा ट्रेड अच्छे से डेवलप हो। मुंबई पोर्ट इन द वेक ऑफ लॉस ऑफ कराची, जब कराची पोर्ट पार्टीशन के बाद हमसे छिन गया, तो बेटा मुंबई पोर्ट को डेवलप, मुंबई पोर्ट एक ट्रेडिंग इंपॉर्टेंट पोर्ट था, ठीक है। उसके बाद कौन सा एक और पोर्ट डेवलप हुआ मुंबई के साथ साथ, इसके साथ ही बेटा वो गुजरात में पड़ता है, ठीक है। सूरत भी नहीं है, पोरबंदर भी नहीं है, ओखा भी नहीं है, तो बेटा वो क्या रहता है? कांडला पोर्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, डी पार्ट यहाँ पर सही आंसर बनेगा कांडला पोर्ट। रिमेंबर कांडला पोर्ट कहाँ पे पड़ता है? ये गुजरात के एरियाज में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इज द प्रीमियर आयरन ओर एक्सपोर्टिंग पोर्ट ऑफ इंडिया। कौन सा पोर्ट इंडिया में आयरन ओर एक्सपोर्टिंग पोर्ट माना जाता है? ये बेटा सीधे सीधे बात है, गोवा में पड़ता है। यानी चेन्नई भी नहीं है, मंगलोर भी नहीं है, मुंबई में नहीं है, ये मार्मोगो पोर्ट माना जाता है, ठीक है। ए पार्ट यहाँ पर सही आंसर बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। डैश पोर्ट इज द डीपेस्ट लैंड लॉक्ड एंड वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट ऑफ इंडिया। लैंड लॉक्ड जिसके हर तरफ से क्या हो, ये लैंड होगी, ठीक है। तो इस तरफ से बेटा, इस तरफ से, ठीक है, लैंड लॉक्ड पोर्ट। ये बेटा विशाखापट्टनम में पड़ता है, सीधे सीधे। कोची नहीं है, टूटिकोरिन नहीं है, पारादीप नहीं है, तो बेटा ए सही आंसर बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। चलिए तो यहाँ से बेटा ज्योग्राफी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए, ठीक है। होप इंशाल्लाह ताला आपके सारे क्वेश्चंस यहाँ पर बेटा निकल गए होंगे, ठीक है। आप भी बेटा आप प्रैक्टिस कीजिए, इन क्वेश्चंस को बुक से पढ़िए, तो आपके कॉन्सेप्ट्स भी बहुत सारे यहाँ से हल हो जाएंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एक और लेक्चर में, तब तक के लिए बेटा खुदा हाफिज़, फी अमानिल्लाह।